नमस्कार साथियों, मेरी एजुकेरियन इंस्टीट्यूट की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ने में व्यस्त होंगे। पिछली कक्षा में हमने चर्चा किया कि स्वर कितने होते हैं, स्वरों की संख्या क्या है और विभिन्न आधार पर स्वरों को कैसे वर्गीकृत किया गया है, स्वरों को बांटा कैसे गया है, मात्राओं के आधार पर कैसे बांटा गया, उन्हें ओंठों की आकृति के आधार पर कि उनके उच्चारण के समय ओंठों की आकृति कैसे बनती है उनके आधार पर बांटा गया, उन्हें जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर बांटा गया, उन्हें बांटा गया घोषत्व के आधार पर, उन्हें बांटा गया प्राणत्व के आधार पर। इस तरीके से उन्हें जातीय आधार पर भी, सजातीय है विजातीय है, इस पर भी बांटा गया। स्वरों का हमने अलग अलग ढंग से वर्गीकरण किया। आज हम जिस पर चर्चा करेंगे वह प्रकरण है हमारा व्यंजन। वर्ड के दो भाग होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो आज हम चर्चा करेंगे वो है हमारा प्रकरण है व्यंजन। हमारा प्रकरण क्या है? व्यंजन। अब व्यंजन किसे कहते हैं? प्रश्न यही उठता है। जब भी आप किसी प्रकरण की चर्चा शुरू करेंगे तो सबसे पहले मन में जो सवाल उठता है यही उठता है कि आखिर प्रकरण ही है क्या, प्रकरण क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो हमारा आज का प्रकरण है व्यंजन। अब व्यंजन क्या है? तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहा जाता है। स्वर की परिभाषा क्या थी? स्वर की परिभाषा थी कि जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती उन्हें स्वर कहते हैं। और व्यंजन क्या है? जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें कहा जाता है। प्रत्येक व्यंजन में आ मिला हुआ होता है। क्या मिला हुआ होता है? आ। आम बोलचाल की भाषा में इसे छोटा आ कहते हैं। इसमें प्रत्येक व्यंजन में छोटा आ मिला हुआ होता है। बिना आ के किसी भी व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। अगर हम किसी भी व्यंजन का उच्चारण करेंगे तो उसमें आ मिला हुआ ही होगा। अगर आ नहीं मिला है तो व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। अगर कर पाइएगा तो मुझे भी करके बताइएगा कि कैसे होता है। अगर आ निकाल दिया जाए, व्यंजनों से आ निकाल दिया जाए तो ऐसे हो जाएंगे क, ज, चा, ये जो लिखे हुए हैं वर्ड, मतलब इनमें हलंत लग जाएगा। ये क्या बना? कैसे बना? ये बना है ऐसे। अब जब ये निकाल दिया गया तो ये इसका स्वरूप ऐसे हो गया। यही से वर्ण और अक्षर का विभेदन भी होता है। वर्ण और अक्षर का विभेदन यहीं से होता है। जो स्वर होते हैं वो वर्ण और अक्षर दोनों होते हैं। स्वर क्या होते हैं? आ से औ तक जो होते हैं ये स्वर भी हैं, स्वर तो है ही है, ये वर्ण भी हैं और अक्षर भी हैं। वर्ण भी हैं और अक्षर भी हैं। जबकि जो व्यंजन हैं अगर वे स्वर रहित हैं तो वर्ण है और अगर स्वर सहित हैं तो अक्षर है। मतलब ऐसे समझेंगे, क ये क्या है? ये है वर्ण। और ये क्या है? ये है अक्षर। ये क्या है? ये है अक्षर। ये क्या है? ये है वर्ण। और ये क्या है? ये है अक्षर। यहां पर वर्ण और अक्षर का विभेदन हो जाता है। बाकी सामान्य अर्थों में वर्ण को अक्षर आप कहिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इतने स्वर हैं, वर्ण भी और अक्षर भी हैं। लेकिन जब सूक्ष्म विभेदन आप करेंगे, कोई आपसे पूछता है कि वर्ण और अक्षर में क्या अंतर है, तो आप इस तरीके से उसको बताएंगे कि ये वर्ण है और ये अक्षर है। ठीक। अब देखिए र और ढा, ये गलत क्या है? रा और ढा व्यंजन ये डा और ढा से विकसित हुए हैं। डा और ढा क्या है? डा और ढा
टा वर्ग के तीसरे और चौथे वर्ण हैं। टा वर्ग के तीसरे और चौथे वर्ण हैं, उनके नीचे बिंदी लगाकर ला और ढा का निर्माण किया गया है। इनका प्रयोग कैसे होता है और हिंदी में बिंदी का क्या महत्व है? कोई बिंदी अगर ऊपर लगी है तो उसका क्या महत्व है, दाहिने तरफ लगी है तो उसका क्या महत्व है, बाईं तरफ लगी है तो उसका क्या महत्व है, और किन किन वर्णों पर लगती है, और अगर नीचे लगी है तो उसका क्या महत्व है, इस पर हम आने वाले वीडियोज में, आने वाली कक्षाओं में इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अब देखिए, हमें पता लग गया इस वर्ण क्या है, व्यंजन क्या है। वर्णों के उच्चारण, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। इनमें आ मिला हुआ होता है। अगर आ इनमें से हटा दिया जाए तो इनका स्वरूप ऐसे हो जाएगा कि इनके नीचे हलंत लग जाएगा। ढ और ढ का विकास ड और ढ से किया गया है। और व्यंजनों की संख्या सबसे महत्वपूर्ण, व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। स्वरों की संख्या कितनी थी? स्वर 11, व्यंजन है हमारे 33। मतलब हिंदी भाषा में मूल वर्णों की संख्या है 11 धन 33 इक्वल टू 44। 11 33 जोड़ दिया गया, 44 जो आया, ये हिंदी भाषा के मूल वर्ण हैं। बाकी निर्मित हैं, उन्हें क्या किया गया है? उन्हें बनाया गया है। अब देखिए व्यंजन के प्रकार क्या होते हैं। हम ये तो जान गए कि व्यंजन क्या है और व्यंजनों की संख्या कितनी है, और हम जानते हैं व्यंजन के प्रकार क्या हैं। जैसे स्वरों को भी अलग अलग आधार पर बांटा गया था, वैसे व्यंजनों को भी अलग अलग आधार पर वर्गीकृत किया गया है, बांटा गया है। उनमें पहला आधार है अध्ययन की सरलता के आधार पर। वह आधार जिससे हम उनको पढ़ते हैं और पढ़ते ही नहीं हैं, वह आधार जिनकी सहायता से हम व्यंजन को आसानी से पढ़ लेते हैं, आसानी से समझ लेते हैं। वह कौन सा आधार है? वह है अध्ययन की सरलता के आधार पर। इसके आधार पर हम देखेंगे कि व्यंजन को कैसे बांटा गया है। इसका पहला है स्पर्श व्यंजन। क्या है? स्पर्श व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय हवा, कंठ, ताल, मूर्धा, दांत, ओठ को स्पर्श करके हुए, स्पर्श करते हैं मतलब छू करके, जब हवा हम उच्चारण करते हैं, मुंह से जब हवा निकलती है तो या तो वो कंठ को छूकर निकल रही है, तालु को छूकर निकल रही है, मूर्धा को छूकर निकल रही है, दांत को छूकर निकल रही है, ओंठों को छूकर निकल रही है, कभी कभी दो दो जगह टकराती है, उनसे जो निकलती है हवा, ऐसे व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ऐसे व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और इनकी संख्या है 25। स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या है 25। का वर्ग से पा वर्ग, का वर्ग से पा वर्ग। किसी भी वर्ग के पहले अक्षर से, पहले वर्ण से उस वर्ग का निर्माण होता है, वही उसका प्रतिनिधि वर्ण होता है। जैसे का वर्ग का मतलब क्या हुआ? का वर्ग का मतलब हुआ का, खा, गा, घा, अंगा। चा वर्ग से ऐसे चा, छा, जा, झा, इया, चा, छा, जा, झा, इया। ऐसे टा वर्ग से टा, ठ, ड, ढ, ड़। ता वर्ग से ता, था, दा, धा, ना। ऐसे आखिरी है पा वर्ग। पा वर्ग से पा, फा, बा, भा, मा। ये स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्पर्शी। अब का वर्ग, का वर्ग का जो उच्चारण होता है वो कंठ से होता है। चा वर्ग का उच्चारण तालु से होता है। टा वर्ग का उच्चारण मूर्धा से होता है। ता वर्ग का उच्चारण दंत से होता है। और पा वर्ग का उच्चारण ओष्ठ से होता है। ओष्ठा बोलते हैं उसको, ओष्ठ से। तो देखिए पांचों आ गए ना, कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, ओंठ। इनको छूकर जो हवा बाहर निकलती है जिस तरह से, उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 है। का वर्ग से पा वर्ग तक के वर्ण, 5 5 सब में है, पांचों में
ये क्या है, टोटल 25 है। ये स्पर्शी व्यंजन है। स्पर्शी व्यंजन के बाद दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। दूसरा क्या है, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के किसी विभाग को छूती, जैसे स्पर्शी व्यंजन में छू रही थी, लेकिन अंतस्थ व्यंजन में नहीं छूती। किसी विभाग को पूरी तरीके से ऐसे नहीं होता है छू लेती है, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। और हवा बहुत कम समय के लिए रुकेगी, क्योंकि जब कहीं किसी भाग को छू ही नहीं रही है तो बहुत तेजी से हवा बाहर निकलती है। ये कितने होते हैं, इनकी संख्या है 4, और इन्हें स्वरों और व्यंजनों के बीच में रखा जाता है। इसे स्वर और व्यंजन के बीच में रखा जाता है, क्योंकि ना तो ये पूरे पूरे स्वर में आ पाते हैं, स्वरों के लक्षण भी कम मिलते हैं, व्यंजन के लक्षण भी इनमें कम मिलते हैं, तो इसीलिए इनको अंतस्थ व्यंजन को स्वर और व्यंजन के बीच में रखा जाता है। इनकी संख्या है 4। अब देखिए कौन कौन से ये हैं 4, या, रा, ला और वा। या और वा को अर्ध स्वर कहा जाता है। पहले बताया या और वा को अर्ध स्वर कहा जाता है। कभी कभी ये स्वर जैसे व्यवहार करते हैं और कभी कभी व्यंजन जैसे व्यवहार करते हैं। व्यवहार करने से मतलब इनके उच्चारण से है। कभी कभी इनका उच्चारण लगता है कि ये स्वर जैसा है, और कभी कभी उच्चारण लगता है कि ये व्यंजन जैसा है। इसीलिए या और वा को हम अर्ध स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्ध स्वर। जबकि ला को पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। ला का एक नाम है अपना, पार्श्विक व्यंजन। ला है पार्श्विक व्यंजन। ला के उच्चारण में जीभ पिछले भाग से टच करती है और हवा जीभ के दोनों किनारों से निकलती है। ला, जीभ आगे आकर टच कर गई और हवा दोनों किनारों से निकलती है, इसीलिए इसको पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। पिछले का मतलब पार्श्व होता है, पिछले का मतलब पार्श्व होता है। ला के उच्चारण में हवा जीभ के पार्श्व, पिछले भाग के दोनों किनारों से निकलती है, तो पार्श्व से निकलती है, इसलिए पार्श्विक व्यंजन कहा गया है। जबकि रा को लुंठित या प्रकंपित व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है रा को, रा को हम कहेंगे लुंठित, या इसी को कहेंगे प्रकंपित। रा के उच्चारण में जीभ वर्ष भाग की ओर उठती है और क्या करती है, क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब हुआ जीभ तालू से लुढ़क कर स्पर्श करती है। ऐसे तालू से लगकर, मान लीजिए तालू है, तालू से लगकर ऐसे गिर जाती है। रा ऊपर से घिसकते हुए खिसकते हुए नीचे आती है। रा घिसक कर आ रही है ना, तो उसी को कहा जाता है प्रकंपित व्यंजन। अगला है ऊष्म व्यंजन। अब ऊष्म व्यंजन क्या है, जिन वर्णों के उच्चारण के समय, इन वर्णों के उच्चारण के समय हवा मुंह से बाहर आती है और ऊष्मा पैदा होती है, गर्मी पैदा होती है, उन वर्णों को ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। देखिए परिभाषा क्या है इसकी, जिन वर्णों के उच्चारण के समय हवा मुंह में किसी विशेष स्थान पर घर्षण करते हुए, रगड़ते हुए बाहर निकलती है। और बाहर कैसे निकलती है, ऊष्मा पैदा करते हुए मुंह में किसी विशेष स्थान से घर्षण कर रही है और ऊष्मा पैदा करते हुए बाहर निकलती है, ऐसे वर्णों को, ऐसे व्यंजनों को ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। और इनकी संख्या है 4, स, सा और हा। और हम ये देखते हैं कि ये व्यंजन, ये वर्ण मुंह में किस भाग से टकराते हैं। तो इनके टकराने का भाग है जो घर्षण करते हैं, घर्षण कहां से करते हैं, सा, बड़ा सा जिसे कहते हैं, आम बोलचाल की भाषा में कहेंगे बड़ा सा। इसका घर्षण स्थान है तालु, ये तालु से टकराएगा, इसीलिए इसको उच्चारण स्थान में तालव्य भी कहा जाता है। ये सा, ये मूर्धा से टकराता है, इसे मूर्धन्य सा कहते हैं। और ये सा, ये दांत के लगभग से टकराता है, दांत के मूल से टकराता है, इसीलिए इसको दंत सा कहते हैं। इसे दंत सा कहते हैं, इसे मूर्धन्य सा कहते हैं, और इसे हम तालव्य सा कहते हैं। परीक्षा में यह भी पूछा जाता है, इनमें से तालव्य कौन है,
विकल्प दे देगा, यही 4 दे देगा। और चौथा है हा। हा क्या है? हा कंठ के भीतर स्वरयंत्र से अलजिह्वा से इसका उच्चारण होता है। ये वहां से ऊष्मा पैदा करते हुए इसका उच्चारण होता है। अब अगला है संयुक्त व्यंजन। अब तक हमने कौन कौन से व्यंजनों का अध्ययन किया? अब तक हमने उच्चारण अध्ययन किया जिन व्यंजनों का, उनमें हुए स्पर्शी। कौन से हुए? स्पर्शी व्यंजन, इनकी संख्या 25। फिर हमने किया अंतस्थ, अंतस्थ की संख्या 4। और अब संयुक्त व्यंजन, इसके साथ हमने अध्ययन किया ऊष्म व्यंजन का। ऊष्म व्यंजन की भी संख्या कितनी थी? 4। 25, 4, 29, 4, 33। जो हमारे मूल व्यंजन हैं वो यही 3 हैं, स्पर्शी, अंतस्थ और ऊष्म। अब संयुक्त व्यंजन देखिए, इनसे अलग कैसे होता है संयुक्त व्यंजन? तो संयुक्त व्यंजन जिन वर्णों का निर्माण 2 भिन्न व्यंजनों को मिलाकर होता है उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब तक जो व्यंजन आए वो अकेले अकेले ही थे, लेकिन संयुक्त व्यंजन कौन से व्यंजन हैं? जिन व्यंजनों का निर्माण 2 भिन्न भिन्न व्यंजनों को मिलाकर होता है उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या है 4। इनकी संख्या है 4, छ, त्र, ज्ञा और स्रा। छ, त्र, ज्ञा और स्रा। और हम देखते हैं कि किन किन व्यंजनों को मिलाकर इनका निर्माण किया गया है। तो इनका निर्माण किया गया है, छ का निर्माण किया गया है, छ का निर्माण किया गया है क। देखिए छ का निर्माण किया गया क, श, आ। आ यहां क्या है? देखिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें आ शामिल है, इस सा में आ शामिल है, लेकिन इस सा में आ शामिल नहीं है। ये स्वर रहित सा है, ये स्वर रहित सा है, और ये स्वर सहित सा है। त्रा कैसे बना? त्रा बना स्वर रहित ता, स्वर रहित रा और आ। ज्ञा, ज स्वर रहित है, या ये भी स्वर रहित है, आ। स्रा कैसे बना? स्वर रहित शा, स्वर रहित रा और आ। इन चारों व्यंजनों का निर्माण इन व्यंजनों से हुआ है जिनके साथ में आ का प्रयोग हुआ है। तो 2 व्यंजनों से मिलाकर हो रहे हैं, तो क्या हो गया? संयुक्त। संयुक्त मतलब जोड़कर। संयुक्त मतलब क्या हुआ? संयुक्त मतलब हुआ जोड़कर निर्माण किया गया है। 2 व्यंजनों को जोड़कर जिनका निर्माण किया जाता है उन व्यंजनों को हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। क्या कहा जाता है उनको? संयुक्त व्यंजन। अब इसके साथ देखिए, इसके साथ अगला है उच्छिप्त व्यंजन। अब उच्छिप्त व्यंजन कैसे कहें? जिन वर्णों के उच्चारण के समय जीभ का अगला भाग मूर्धा से टकराकर झटके से नीचे गिरता है। मूर्धा से टकराया और उसके बाद झटके से नीचे गिरा, उन्हें क्या कहा जाएगा? उच्छिप्त व्यंजन। इसे कहा जाता है फेंका हुआ व्यंजन, इसी को कहा जाता है द्विगुण व्यंजन, इसी को कहा जाता है विकसित व्यंजन। 4 नाम से इसका हम बुलाते हैं। क्या क्या? ताड़नजात, फेंका हुआ, द्विगुण या विकसित व्यंजन। इन्हें हम विकसित किए हैं ना, संस्कृत में तो ऐसा नहीं था, इसमें हम इनको विकसित किए और विकसित करके हम इनको लेकर आए, तो इन्हें हम विकसित व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या है 2, रा और ढा। रा और ढा पिछले हम क्लास में इस पर चर्चा कर चुके हैं कि इनका निर्माण कैसे हुआ। इसी कक्षा में चर्चा हुई फिर से कि इनका निर्माण टा वर्ग के तीसरे और चौथे वर्ण डा और ढा में नीचे बिंदी लगाकर किया गया है। इनका निर्माण डा और ढा में नीचे बिंदी लगाकर रा और ढा का निर्माण किया गया है। देखिए और क्या इनकी खास बात क्या है? इनकी खास बात है कि इनसे स्वर कभी अलग नहीं होते। इनसे स्वर कभी अलग नहीं होते।
जैसे आप देखते हैं, आप कैसे बनाते हैं, जैसे आप, इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ कि जैसे माँ, माँ को आप क्या लिख सकते हैं, माँ को आप लिख सकते हैं मधना, लेकिन रा को आप ऐसे कुछ नहीं लिख सकते, ऐसे नहीं होता, ये गलत है। इसमें स्वर हमेशा जुड़ा रहेगा। और दूसरी बात, इन दोनों वर्णों से कभी भी शब्द की शुरुआत नहीं होगी। ये दोनों वर्ण या तो शब्द के बीच में लगेंगे या शब्द के अंत में लगेंगे, कभी भी इनसे, इन दोनों वर्णों से शब्द की शुरुआत नहीं होगी। हमेशा बीच में इनका प्रयोग होगा या अंत में होगा। जैसे सड़क देख लीजिए बीच में आया, साढ़ आखिरी में आया, बढ़त, बाढ़, बुढ़ापा, कोई भी देख लीजिए, तड़प, हड़प, ठीक, जितने भी आएंगे ये है तो बीच में आएंगे या किनारे आएंगे। अब आखिरी है इसमें आगत व्यंजन। क्या है? आगत व्यंजन। आगत व्यंजन क्या होता है? आगत व्यंजन वे व्यंजन हैं जिन्हें विभिन्न वर्णों के नीचे नुक्ता लगाकर बनाया गया है। क्या हुआ है? विभिन्न वर्णों के नीचे नुक्ता लगाकर इन्हें बनाया गया है। कौन कौन से वर्ण के नीचे नुक्ता लगाकर बनाया गया है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने इनकी संख्या 5 बताई। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने बताया, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने का, ख, ग, जा और फा, इनके नीचे नुक्ता लगाकर क्या बना दिया? इसके नीचे नुक्ता लगाकर बनाया का, खा, गा, और फा। लेकिन एनसीईआरटी इनकी संख्या 3 बताती है। एनसीईआरटी इनकी संख्या 3 बताती है। कौन कौन से? खा, जा और फा। अच्छा, इनका प्रयोग कैसे होता है? इनका प्रयोग होता है, जैसे देखिए ये लिखा है खा और ये लिखा है खा, ये लिखा है खुदा और ये लिखा है खुदा। इस खुदा का मतलब हुआ खुदा हुआ, खुदा हुआ। और इस खुदा का क्या मतलब हुआ? इस खुदा का मतलब हुआ अल्लाह, ईश्वर, भगवान। ये अंतर हो गया दोनों के उच्चारण और प्रयोग में। ऐसे ही जा से क्या बना? जरा। जरा का मतलब बुढ़ापा, जरा का मतलब बुढ़ापा। और वही लिखिए जरा। जरा का मतलब थोड़ा सा, जरा का मतलब थोड़ा सा, जरा सा सामान मिल जाता, जरा सा मतलब थोड़ा सा। तो ये जा है और ये जा है, दोनों के उच्चारण में भी अंतर है। ये है जा और ये है जा। देखिए आगे लिखा है, वर्तमान में एनसीईआरटी के अनुसार खा, जा और फा ही मान्य है। अब इसके आगे द्वित्व वर्ण शामिल इन्हें भी किया गया है। द्वित्व वर्ण, इनका आपको प्रयोग मिलेगा। अब द्वित्व वर्ण जो हैं, द्वित्व व्यंजन, इनका आप अध्ययन करेंगे, आपको वैसे लिखे नहीं मिलेंगे। इनका तो आपको एक साथ लिखा मिलेगा, ये बहुत कम मिलते हैं। ये क्या होते हैं? ये होते हैं जब दो समान व्यंजनों का प्रयोग साथ साथ हो। जब दो समान व्यंजनों का, संयुक्त व्यंजन में क्या होता था? दो भिन्न भिन्न वर्णों का प्रयोग होता था। लेकिन द्वित्व व्यंजन में दो समान व्यंजनों का प्रयोग साथ साथ हो, लेकिन शर्त है कि उसमें पहला व्यंजन स्वर रहित हो और दूसरा व्यंजन स्वर सहित हो। पहला व्यंजन स्वर रहित हो और दूसरा व्यंजन स्वर सहित हो। स्वर रहित और स्वर सहित से क्या आशय है? स्वर रहित, जैसे ये लिख दिया गया
मान लीजिए मां, ये क्या है, ये है स्वर सहित, स्वर सहित, क्योंकि ये कैसे लिखा जा सकता है, आ इसमें शामिल है ना, स्वर इसमें शामिल है, जबकि ये मां, ये क्या है, ये है स्वर रहित, स्वर रहित, इसमें स्वर शामिल नहीं है। देखिए यही तो है, यहां लिखा है, तो ये स्वर सहित है, ये स्वर रहित है। इन्हें क्या कहेंगे, इन्हें द्वितीय व्यंजन कहेंगे, एक साथ इनका प्रयोग होगा। शब्द कैसे बनते हैं, जैसे पन्ना, देखिए ये आधा ना, ये पूरा ना, मक्का आधा का पूरा का, दिल्ली आधा ला पूरा ला, खट्टा आधा टा पूरा था, रस्सी, रस्सी में भी यही है, आधा सा पूरा सा, कद्दू आधा दा पूरा दा, चम्मच आधा मा पूरा मा, और लड्डू क्या हो जाएगा, लड्डू, कबड्डी, लट्टू, ये सब किसके उदाहरण हैं, ये सब उदाहरण हैं द्वितीय व्यंजन के। किसके उदाहरण हैं, द्वितीय व्यंजन के। तो हमने आज की कक्षा में देखा, हमने आज की कक्षा में देखा कि व्यंजन क्या है। तो व्यंजन वे हैं जिन वर्णों का उच्चारण हम स्वरों की सहायता से करते हैं, उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों की कुल संख्या 33 है। व्यंजन की कुल संख्या कितनी है, 33। उन्हें हम अध्ययन की सरलता के अनुसार कई भागों में बांटते हैं, जिनमें पहला है स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन में वे वर्ण शामिल हैं जिनका उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी न किसी भाग को छूती है और हवा वहां से निकलती है। ये इनकी कुल संख्या है 25। का वर्ग से पा वर्ग अर्थात का खा गा घा अंगा, चा छा जा झा इया, टा ठा डा ढा डा, ता था दा धा ना, पा फा बा भा मा, ये 25 वर्ण ये शामिल हैं हमारे स्पर्शी व्यंजन में। फिर हम पढ़े अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन स्वर और उसके बीच में ही इनको माना जाता है व्यंजनों के। इनकी संख्या है कुल 4। इनकी संख्या कुल है कितनी, 4। या, रा, ला और वा। वो सीधे सीधे मुख के किसी भी भाग को नहीं छूते, हवा बहुत तेजी से बाहर निकलती है। फिर हमने पढ़ा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में क्या होता है, हवा जब निकलती है तो किसी मुंह के किसी न किसी भाग पर घर्षण करते हुए बाहर निकलती है, इससे ऊष्मा पैदा होती है। इसी ऊष्मा पैदा होने के कारण इसे ऊष्मीय व्यंजन कहा जाता है। इनकी भी संख्या कुल 4 है, सा, सा, सा और हा। फिर हमने देखा कि ये टकराकर कहां से बाहर आते हैं। सा तालु से टकराता है, सा मूर्धा से टकराता है, और सा ये दंत से टकराता है, जबकि हा ये स्वरयंत्रियों से, स्वरतंत्रियों से टकराता है, कंठ के नीचे से टकराता है। इसको हमने देखा। फिर हमने देखा कि उच्छिष्ट व्यंजन क्या है। उच्छिष्ट व्यंजन क्या है, टा वर्ग के तीसरे और चौथे वर्ण के नीचे बिंदी लगाकर इनका निर्माण किया गया है और इनकी संख्या 2 है। कौन कौन से, ड़ा और ढा। संयुक्त व्यंजन, जिन व्यंजनों का निर्माण 2 भिन्न भिन्न व्यंजनों के मेल से होता है, उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4, छ, त्र, ज्ञा और स्रा। छा कैसे बना, का, शा, त्रा, ता, रा, ज्ञा, जा, या, स्रा, सा, रा, इससे हुआ। फिर इसके बाद हमने देखा कि जो हम विकसित व्यंजन है, आगत व्यंजन जो है, विकसित व्यंजन तो उड़ा उड़ा थे, आगत व्यंजन, विदेशी व्यंजन, अरबी फारसी व्यंजन, इन्हीं को क्या कहा जाता है, अरबी फारसी व्यंजन। इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या है 3। खा, जा, फा। खा और जा का मैंने दोनों का वैसे ही सामान्य तौर पर खा और नुक्ता लगाकर जो व्यंजन बनाया गया, मतलब
विकसित व्यंजन और स्पर्शी व्यंजन दोनों को लिखकर मैंने दोनों को अलग अलग ढंग से उदाहरण देकर समझाया। खा और जा को कमेंट करके आप फा को दोनों को अलग अलग करके स्पर्शी व्यंजन और विकसित व्यंजन वाले फा को अलग अलग उदाहरण देकर आप बताएंगे। फिर हमने देखा कि क्या है द्वितीय व्यंजन में एक ही व्यंजन क्या होता है साथ साथ प्रयोग किया जाता है। उसमें पहला व्यंजन एक व्यंजन साथ साथ प्रयोग किया जा रहा है, उसका पहला जो व्यंजन होगा वो स्वर रहित होता है और दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है, दूसरे में स्वर लगा हुआ होता है। उनसे जो निर्माण हुआ व्यंजन का उसे हम द्वितीय व्यंजन कहते हैं। और इसका उदाहरण होता है ऐसे पन्ना, पन्ना में क्या हुआ आधा ना फिर पूरा ना। मक्का आधा ना आधा ला आधा का और पूरा का। बिल्ली दिल्ली बिल्ली दोनों। चिल्ली आधा ला पूरा ला। खट्टा दुपट्टा टाटा दोनों मिल रहा है। रस्सी लस्सी आ रहा है ना आधा सा पूरा सा। कद्दू चम्मच लड्डू कबड्डी लट्टू। इनके साथ साथ अगर ये दोनों समान ना हो, एक चीज और महत्वपूर्ण बात, अगर ये दोनों समान ना हो और पहला वर्ण आधा हो तो उसे संयुक्त व्यंजन कहा जाएगा। द्वितीय व्यंजन अगर एक ही व्यंजन समान व्यंजन हो, एक स्वर रहित हो एक स्वर सहित हो तो उसे द्वित्व कहा जाएगा। अगर दोनों व्यंजन अलग अलग हैं तो उन्हें संयुक्त व्यंजन ही कहा जाएगा। संयुक्त व्यंजन में केवल वही 4 संयुक्त व्यंजन नहीं हैं, उनको चारों को वर्णमाला में स्थान मिला है। उनके अलावा अगर ऐसी कहीं भी कोई भी स्थिति बनती है जहां पर एक व्यंजन स्वर रहित हो और एक व्यंजन स्वर सहित हो तो उन्हें हम संयुक्त व्यंजन ही कहते हैं। जैसे मुक्त आधा का ता, मुफ्त आधा फा ता, त्रिज्या श्वास संध्या। अब ये जो है आधा धा है और या है, अलग अलग व्यंजन है ना, इनका जो प्रयोग करके जो निर्माण किया गया है वो सब क्या है, वो सब संयुक्त व्यंजन है। ऐसा नहीं कि उनको द्विगुण व्यंजन में शामिल किया जाएगा, द्वितीय व्यंजन में शामिल किया गया है, वो संयुक्त व्यंजन के उदाहरण है। अगली क्लास में हम व्यंजन को उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के स्थान के आधार पर, घोषत्व के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर कैसे बांटा गया है इस पर चर्चा करेंगे। तो अगली क्लास भी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप मिस न करिए। हमारे पिछले वीडियोज भी आप देखिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल नीरज कैरियर इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कीजिए, हमारे सभी वीडियोज उस पर भी उपलब्ध हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल नीरज कैरियर इंस्टीट्यूट को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उसे शेयर कीजिए ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी उसे देखें और उससे लाभ प्राप्त करें, उससे अपना ज्ञानार्जन करें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपना आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।